सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको बसंत भाग 2 का दूसरा पाठ दादी माँ, इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, ये पाठ पढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। दादी माँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर परिवार में, हर घर में जहाँ पे संयुक्त परिवार होता है, इस तरह से परिवार में एक मुखिया होता है और वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका संयुक्त परिवार में काफ़ी मान सम्मान होता है। एक दादी भी मौजूद रहती हैं और दादी जो है सभी बच्चों की अच्छे से देखभाल करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं और वो घर पे मौजूद रहती हैं, तो उनकी भूमिका अधिक बढ़ जाती है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज के समय में, आज का जो आधुनिक समय है, माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं, तो बच्चों की जो अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश एक दादी के माध्यम से उनमें आ सकता है। तो ये लेखक के जीवन की जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। यूँ कहिए कि लेखक के बचपन की कहानी है, जो कि उसकी दादी से जुड़ा हुआ है। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी को रखा है। अपनी दादी के स्वभाव को बताया है कि उनकी दादी एक दयालु महिला थी। उनका स्वभाव इस प्रकार से था कि गांव में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता था तो जो देसी दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, वह उनको जाकर के बताती थी और इस प्रकार से लोग ठीक हो जाते थे और इनकी दादी को एक तरह से उनका एहसान मानते थे या इस तरह से उनका सम्मान गांव में बढ़ जाता था। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से, दादी माँ नामक पाठ के माध्यम से इसको देखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार से लेखक के जीवन में महत्वपूर्ण थी। तो आइए देखते हैं पाठ को। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि यह लेखक के स्वभाव की कमजोरी है। ये सच्चाई तो यही है कि यह लेखक के जीवन की कमजोरी है कि यह सच है कि जरा सा भी लेखक के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं या जरा से उसके जीवन में समस्या आती है, कठिनाई आ जाती है, तो लेखक हमेशा, सदा नहीं या हमेशा नहीं तो ज़्यादातर वो बेचैन सा हो जाता है। तब जब उसकी उम्र 20 वर्ष हो चुकी है, 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने का मतलब यह है कि 20 वर्ष पूरा हो चुकने के बाद भी उसका मन हमेशा नहीं, अगर हर वक्त अगर बेचैन नहीं होता है तो ज़्यादातर, प्रायः यानी अधिकतर अनमना का मतलब होता है बेचैन हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक के जो शुभचिंतक हैं या लेखक के जो चाहने वाले हैं, उसके जो घनिष्ठ मित्र हैं, खास मित्रों में हैं, वो लेखक का मान रखने के लिए या लेखक को खुश करने के लिए लेखक को आने वाले छुट्टियों की सूचना बताते हैं। छुट्टियों से लेखक खुश क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों की तरह लेखक भी उस समय 20 वर्ष का है, एक छात्र है और हर छात्र को अच्छा लगता है कि जब छुट्टियां पड़ती हैं तो हर छात्र को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक दिन कम से कम आराम करने का,
या घूमने टहलने का एक दिन मौका मिल जाता है, या फिर लंबी छुट्टियां हैं तो लंबे समय तक थोड़ा सा घूमने टहलने का आनंद मिल जाता है। तो ऐसा मतलब लेखक के घनिष्ठ मित्र उसको खुश करने के लिए उसके मुंह पर छुट्टी की सूचना देकर उसे खुश करते हैं। और जब लेखक सामने नहीं होता, लेखक की आड़ में उसकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि ये कमज़ोर दिल का है, ज़रा सा कुछ समस्या आती है तो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। इस तरह से उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक को ऐसा लगता है कि जो समय बीत गया है, यानी उसके जीवन के जो अच्छे समय बीत चुके हैं, अब हम उन बातों को नहीं सोचेंगे, क्योंकि लेखक का मानना है कि उन बातों को सोचने से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, बेवजह समय ही नुकसान होगा और आगे आने वाला भविष्य भी खराब होगा। वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, आने वाला भविष्य भी खराब ही हो रहा है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन बरबस, बरबस का मतलब बेवजह, मेरी आंखों के सामने, मेरी नज़रों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी रात में शीतल किरणों के समान निर्मल शीतल किसी की धुंधली सी छाया नाचने लगती है। लेखक यानी लेखक के मन मस्तिष्क पर इस तरह से एक कोई प्रतिबिंब बन जाता है, एक कोई छाया बन जाती है। छाया किसकी? लेखक की दादी की। लेखक अपनी दादी की यादों में खोया हुआ है और उसके दादी की छाया, प्रतिचित्र या फोटो उसके मन मस्तिष्क पे इस प्रकार से उभर आता है, बन जाता है कि जैसे कि शरद ऋतु में चांदनी रात में शीतल किरणें निर्मल स्वच्छ और मन को शीतलता प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह छाया उसके जो दादी की, उसकी यह छाया जो उसकी दादी की है, यह लेखक के मन मस्तिष्क पर छा जाता है और लेखक के को सुकून पहुंचाता है। लेखक को अच्छा लगता है, जैसे लग रहा है कि उसे शीतलता प्रदान कर रही है। आइए देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्द जो इस प्रकार से है। अनमना, अनमना का मतलब होता है बेचैन। प्रायः, प्रायः का मतलब अधिकतर, ज़्यादातर। सदा, सदा का मतलब हमेशा। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, चाहने वाले। प्रतिकूलता, विपरीत समय। मजाक, उपहास। बरबस, बरबस बेवजह। स्वच्छ, निर्मल, धुंधली, ऐसा चित्र जो साफ साफ न दिखाई पड़े। आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जो क्वार का महीना होता है, लगभग सितंबर का महीना, सितंबर की समाप्ति या फिर अक्टूबर का शुरुआत का महीना, क्वार का महीना, ऐसा लग रहा है लेखक को कि क्वार का महीना आ चुका है।
मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे मीन्स लहरें। लेखक के गांव के चारों तरफ पानी भर गया है। पानी भर गया मतलब कि लेखक के गांव के चारों तरफ जो भी तालाब, पोखर, गड्ढे इस प्रकार से हैं वो सब भर चुके हैं, भरे हुए हैं और उसमें पानी लहरें ले रही हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। दूर के सिवान से, दूर मतलब कि बहुत दूर से, सिवान का मतलब ताल, दूर ताल से पानी के साथ कुछ घास जो बह कर आई थी, जैसे मोथा, साई, ये घास के प्रकार हैं। ये घासें जो है अधगली घासें, अधगली का मतलब आधी गल गई हैं, आधी गलने का मतलब आधी सड़ी हुई घासें। घेऊर और वन प्याज, घेऊर और जंगली प्याज, इनकी जो जड़ें होती हैं नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, नाना मतलब अनेक प्रकार की जो भी बरसात में पाई जाने वाली घासें हैं, बरसाती घासें, उनके जो बीज हैं सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर, जो सूरज की तेज धूप है, जो पानी इकट्ठा हुआ है, तेज धूप पड़ने पर वह पानी गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी में ये जो भी चीज़ें वहाँ पे एकत्रित हैं, अनेक प्रकार की घासें, घास के बीज और ये वन प्याज वगैरह की जो जड़ें हैं, ये सब उसमें सड़ करके एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ रहे हैं। एक विशेष प्रकार की वहाँ से गंध आ रही है। विचित्र मतलब विशेष। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। रास्ते में जो कीचड़ था, आते जाते जो कच्ची रास्ते हैं, जो मिट्टी का रास्ता है, उसमें जो कीचड़ था वो कीचड़ सूख चुका है। गांव के लड़के जो कि किनारों पर, जो कि सड़क के किनारे, कच्ची जो सड़क है उसके किनारे जो तालाब है, जलाशय है, झाग भरे जलाशय, झाग से भरा हुआ जो तालाब है उसमें धमाके से कूद रहे हैं। उसमें वो कूद रहे हैं और वहाँ से धम की आवाज़ आ रही है। उनके कूदने से धम धम की जो आवाज़ आ रही है, धमाके के साथ कूद रहे हैं नहाने के लिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। हर मौसम की कुछ अच्छी बातें होती हैं, हर मौसम की अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगर आषाढ़ के महीने में आम और जामुन का फल खाने को नहीं मिलता है तो कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ अगर खाने को नहीं मिलता है तो कष्ट नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। चैत का जो महीना होता है उसमें लाई और गुड़ की पट्टियाँ खाने को नहीं मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं, अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपुर झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन जो क्वार का महीना होता है इसमें जो गंध आ रहा है, झाग भरे जो जल है, पानी है, उसमें जो गंध निकल रहा है, अगर उसमें कूदने को ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़कना में सोचा नाराज होना, मैं भीतर ही भीतर बहुत नाराज हो रहा था, गुस्सा हो रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। तो एक दिन ही मैंने उसमें कूदा था, 1-2 ही दिन नहाने गया था। उसके बाद नहा धोने के बाद मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। हल्की हल्की अगर बीमारी हो तो लेखक कह रहा है तो अच्छा लगता है, कोई बहुत दुख नहीं होता है, पछतावा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन,
तो लेखक कह रहा है कि जो हल्की बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, सर में साधारण दर्द होता है, छोटे मोटे सर में दर्द होते हैं, हल्का हल्का दर्द होता है, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना वगैरह मिलता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन हर तरह हर बार के जैसा ऐसा इस बार नहीं हुआ। इस बार क्या था कि ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। इस बार जो ज्वर एक बार उसको लेखक को हुआ या एक बार ज्वर चढ़ा तो ज्वर बढ़ता ही चला गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो इस तरह से इतना बुखार की वजह से लेखक को ठंड लग रहा था कि लेखक को गर्मी देने के लिए, उस ठंड से बचाने के लिए या गर्मी पैदा करने के लिए या गर्मी उत्पन्न करने के लिए कई रजाइयाँ उसको उड़ानी पड़ी। और लेखक जो दिन में बीमार पड़ा था, सुबह या दिन के समय जो बीमार हुआ, वह पूरे दिन बीमार उसी तरह से बुखार उसे बना रहा, उसी तरह से उसे ज्वर आता रहा, और रात में 12 बजे के बाद वह ज्वर जा कर के उतरा या ज्वर कम हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो दूसरा पैराग्राफ है, तो दूसरे पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्द हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है इसके कुछ कठिन शब्द हैं, तो इस कठिन शब्द को आप देख लेंगे। इसमें कठिन शब्द आपके हिलोरे, हिलोरे का मतलब होता है लहरें। शिवान, शिवान का मतलब तालाब, शिवान का मतलब ताल। अधगली, अधगली का मतलब होता है आधी गली हुई या आधी सड़ी हुई। नाना, नाना प्रकार, नाना प्रकार का मतलब अनेक प्रकार। विचित्र, विचित्र का मतलब विशेष। गंधपूर्ण, गंधपूर्ण मतलब कि गंध से भरा हुआ। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द थे जिसको आप देख लेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे और इस पाठ की व्याख्या को भी समझ लेंगे। हम अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से समझिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगला वीडियो हम आपको भेजेंगे, फिर अगले पाठ की व्याख्या उसमें होगी। धन्यवाद।